जब हम बाहर जाते हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं जिनको शर्म आता है बोलने में कि हम बिहार से हैं। क्यों शर्माना? हम बिहार से हैं तो बिहार से हैं। जब मेरी स्पीकर से बात हुई, मैंने उनको भी प्रणाम ही बोला, प्रणाम सर, मैं बिहार से हूँ। इसलिए क्योंकि वो बताने के लिए कि हमारे बिहार में सबको प्रणाम बोलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप जाते हो बाहर, ठीक है आप जाइए, कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं जा पाते हो तो अपनी पूरी मेहनत आप यहाँ पर करिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप इंटरनेट पे एक्सेस नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। बिहार को जब भी बिहार की बात कहीं भी आए, विशेष रूप से हमारे भारत देश में, तो अक्सर पिछड़े राज्य में, बीमारू राज्य में, कम शिक्षित राज्य में जो है इसकी गिनती होती है। और यहाँ के युवा जो हैं वो सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएट होते हैं। बाहर में पूछते हैं कि तुमको अंग्रेज़ी आती है, और अगर कोई बिहारी अंग्रेज़ी बोलता हुआ दिख जाए तो लगता है अरे वाह, तुम बिहारी हो और अंग्रेज़ी बोल पाते हो। ये सारी बातें होती हैं। और उसके बाद कुछ ही साल पहले जब एक घटना हुई थी कि किस तरह से पॉलिटिकल साइंस की टॉपर जो है उसका इंटरव्यू लिया गया और उसने कहा प्रोडिगल साइंस, और उसके बाद तो जो धज्जियाँ उड़ी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगे कि उसको धोना और मिटाना मुश्किल सा हो गया। लेकिन कहते हैं ना, हर बुराई के बाद, हर अंधकार के बाद एक उजाला होता है। तो बिहार के लोगों के लिए ऐसे ही एक खुशी का क्षण भी आया जब अंबिका शर्राफ, जो कि बिहार से ही शुरुआत से पढ़ी लिखी, बिहार में रह कर के ही पढ़ाई लिखाई कर कॉलेज तक पहुंची, और संसद भवन में जाकर जब इन्होंने भाषण दिया, जिसको आप सब लोगों ने अभी तक सुन लिया होगा, और वो सुन कर के सबका मन प्रफुल्लित हो गया। वो दुख जो प्रोडिगल साइंस वाली लड़की ने सबके मन में भरा था, कहीं ना कहीं उस दुख को भी अंबिका शर्राफ ने भर दिया। तो आज हमने सोचा कि अंबिका शर्राफ से परिचय कराएं आपका, कैसे वो यहाँ तक पढ़ी, कैसे उनकी उपलब्धि रही, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा। इसके लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अंबिका शर्राफ का। अंबिका शर्राफ, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। अंबिका, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर एमएसकेवी की लड़की संसद पहुंचती है और आपका भाषण हम सब ने सुना, ये कैसे संभव हुआ? सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका है, इसके बारे में पहले हमें ब्रीफ करें। जी, इसकी शुरुआत मेरे कॉलेज से ही हुई थी। सबसे पहले मैंने कॉलेज में अपना एक स्पीच दिया था, हिंदी दिवस को 2024 में। वो सबसे मेरा पहला एक्सपोजर था स्कूल के बाद। स्कूल में मैंने थोड़ा किया था, लेकिन फिर कोविड आ जाने के बाद ये सब कुछ ख़त्म हो चुका था। फिर जब मैं कॉलेज में गई तो पहले बार ऐसा कंपटीशन हुआ और मैंने पार्टिसिपेट किया। आई वॉज इन फर्स्ट ईयर इन दैट ईयर। तो जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो मेरा रैंक सेकेंड उसमें आया था, और मैंने वो वीडियो भी रिकॉर्ड करके रखा था। उसको देखने के बाद हमको बहुत सारा हिदायत मिला मैम से, मम्मी से, पापा से कि तुम इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकती हो, वैसे इम्प्रूव कर सकती हो। फिर मार्च आया 2025 और एक और अपॉर्चुनिटी मिला। हमारे कॉलेज के ग्रुप में आया कि विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट कुछ होता है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। ये सरकार द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करो। मेरी मैम ने, मम्मी पापा ने इनकरेज किया। तो पापा बोले चारू करो, कहीं तुम चले जाओ विधानसभा। तो उनके कहने पर हम इसमें पार्टिसिपेट किए, और जब हम डिस्ट्रिक्ट में दिए तो मेरा रैंक सेकंड आया। और तभी जब रात को ये न्यूज़ आता है कि हम विधानसभा जा रहे हैं तो घर में सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। फिर जब हम विधानसभा गए, और हम वो वीडियो 2024 वाला अब तक रखे हुए थे कि वो देखकर हमको करना है कि इसको इससे ज़्यादा हम इम्प्रूव करें, उसको देखकर हम सीखें। और जब विधानसभा में मेरा स्पीच हुआ तो हम थोड़े डरे हुए थे, क्योंकि वहाँ कोई फीडबैक देने वाला नहीं था। मेरे दोस्तों ने बोला कि तुमने अच्छा बोला है, लेकिन उस टाइम पर कोई फीडबैक देने वाला नहीं था। लेकिन जब रात को उसका रिज़ल्ट आया कि मेरा रैंक 6 था 150 बच्चों में, तब हमको समझ में आया कि नहीं, मेरा इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा हुआ है। भले ही हम नेशनल्स में नहीं जा सकें, लेकिन रैंक 6 आना भी एक बड़ी बात थी। तो रैंक 6 आना भी एक बड़ी बात थी, वो भी 100-150 से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जाहिर सी बात है, अपने अपने संस्थान से जो बेस्ट बच्चे होंगे वो वहाँ पर पहुँचे होंगे। अंबिका, ये तो बात होगी आपके सिलेक्शन की। फिर इस बार 2026 में जो आपने अभी किया है 2 दिन पहले, अंबेडकर जयंती वाले दिन, वो कैसे संभव होगा? उसके लिए मुझे मार्च में एक कॉल आता है, लगभग 27 या 28 मार्च को, कि आपने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था, उसमें आपका रैंक 6 था, तो हम आपको बुला रहे हैं कि आप आइए पार्लियामेंट में बिहार को रिप्रेजेंट करिए। और ये कॉल आया था माई भारत प्लेटफॉर्म से, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ से कॉल आता है, पटना ऑफिस से कॉल आया था कि आप आइए, आप सारी तैयारी कर लीजिए और आइए। मुझे टॉपिक उसी टाइम पर बता दिया गया था कि ये आपका टॉपिक है। बस यही प्रोसेस था।
तो पिछले बार जो मौका चूक गई थी वो कहते हैं ना कि जिस घटना के लिए जो समय निश्चित है वो उसी वक्त पे होता है, तो शायद वही समय आपके लिए 2026 का यह अप्रैल था और आपको ये मौका मिला और आपको सुन करके हम सब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हुए थे। अंबिका, इससे पहले कि मैं आपके बैकग्राउंड पर जाऊँ, मैं उस स्पीच के ऊपर स्पेशली, क्योंकि वो 3.5 मिनट का स्पीच जो है वो इतना प्रिसाइज था, लग नहीं रहा था कि वो आपकी उम्र की किसी लड़की ने लिखा है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि उसको लिखा किसने और कैसे लिखा उसको? जी, मेरे स्पीच का जो विषय था वो था बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन और योगदान। इसमें मैं किसी भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकती थी, हिंदी या इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश को चूज़ किया। और इसके लिए मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मिले थे कि मुझे इस पर क्या बोलना है, कि उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो आज के भारत में कैसे रिफ्लेक्ट होती है या फिर नहीं होती है, और कैसे जो माई भारत वॉलंटियर्स हैं, जो भी यूथ लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म से रजिस्टर्ड हैं, वो उनके सपने को साकार कर रहे हैं। मेरा ये मेन टॉपिक था, ये चीज़ें मुझे अपने उसमें डालनी थी। तो इंटरनेट के हेल्प से, और मैंने खुद भी अपना दिमाग लगाया कि स्ट्रक्चर कैसे करना है, शुरुआत में क्या बोलना है, बीच में क्या बोलना है, फिर लास्ट में कैसे कंक्लूड करना है। मैंने उस हिसाब से इंटरनेट के हेल्प से अपनी स्पीच लिखी थी। तो आपने थोड़ा हेल्प लिया, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई तभी कर पाता है जब उसके पास भी ज्ञान हो। अब आपकी स्पीच से जुड़ी कुछ सवाल। आपने लिखा आपने कहा था हम्बल प्रणाम। हम्बल प्रणाम कहने के पीछे मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि हम बिहार से आते हैं और हमको, जब हम बाहर जाते हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं जिनको शर्म आता है बोलने में कि हम बिहार से हैं। क्यों शर्माना? हम बिहार से हैं तो बिहार से हैं। अगर आप में वो दम है कि आप बदलाव ला सकते हो, बिहार का नाम आप ठीक कर सकते हो, तो आप करिए। तो वो दिखाने के लिए कि हम बिहार से, हम वहाँ से किसी से भी ग्रीट कर रहे थे, जो भी मेरे सर थे वहाँ, जो मेरे कोऑर्डिनेटर थे। जब मेरी स्पीकर से बात हुई, मैंने उनको भी प्रणाम ही बोला, प्रणाम सर, मैं बिहार से हूँ। इसलिए क्योंकि वो बताने के लिए कि हमारे बिहार में सबको प्रणाम बोलते हैं, चाहे वो इंसान छोटा हो या बड़ा। जी, बस इसी कारण। फिर दूसरी बात आती है, जब आपने बाबा साहेब अम्बेडकर को, और आपका जो बॉडी लैंग्वेज था वो हमें बहुत प्रभावित कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया बाबा साहेब के बारे में, और उस वक्त में आपने बाबा साहेब की तस्वीर की तरफ आपने प्रणाम करते हुए उनके नाम को बड़े सम्मान के साथ लिया, और उसके बाद उनके अल्टीमेट कॉन्शियंस को जो है उसके बारे में आपने कहा। इतनी छोटी उम्र में आप बाबा साहेब के कॉन्शियंस को कैसे समझ रही थी? आपका परिदृश्य क्या था? मैं उनको इस तरह से समझ रही थी, पहले तो मैंने ये पहले किताबों में पढ़ा है, स्कूल्स के किताबों में, या फिर ऐसे भी, और टीवी पर भी देखा है, सीरियल्स में या मूवीज़ में। उनकी जो कहानी रही, उनका जो जीवन था, कैसे वो शुरुआत करते हैं, उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता है। उनके अंदर वो आग रहती है, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिलता है कि वो पढ़ सकें। पर फिर भी वो मेहनत करते हैं, और एक दिन आता है जब वो इंडिया के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर बनते हैं। ये मौका किसी और को नहीं मिला, पर उनको मिला। ऐसा कैसे हो पाया? उन्होंने कुछ किया, उनके अंदर कुछ था, वो चाहते थे कि बदलाव हो। उसी कारण से वो इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर बने, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बने, जिनके कारण आज इतने सारे लोग समानता से जी पा रहे हैं भारत में। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो उनको भगवान मानते हैं। क्या कारण है कि वो वहाँ से उठकर किसी के भगवान बन गए, लोग उनको पूजते हैं। तो उस हिसाब से, उसी चीज़ को मेरे मन में रखते हुए, उस व्यू को रखते हुए, उनके प्रति वो रिस्पेक्ट रखते हुए मैंने अपना वो स्पीच लिखा था। और थोड़ा मेरे ऐसा नहीं था कि मैंने बस जाके बोल दिया, वो मेरे मन में था कि हाँ ऐसे हैं। जी जी। फिर आपने कहा था कि आई एम रिप्रेजेंटिंग हेयर माई भारत बिहार। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। एक तरह से जो नेशनल इंटीग्रेशन जो यूथ्स को सिखाया जाता है, उसको आपने इन 3 अक्षरों में समेट लिया। नेशनल इंटीग्रेशन और आपके ये 3 शब्द, इसके क्या मायने? देखिए, हर बार क्या, ऐसे बहुत बार होता है कि हमारा जो देश है, हम तो उसको पूरा, जो हमारा स्टेट है, वी ऑल से इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम सभी एक संघ हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम सभी एकजुट हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे मैं वहाँ गई तो मैं हर एक राज्य के लोगों से मिली। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ, वो बिल्कुल अपने जैसे थे। तो मतलब ऐसा वो पता चल रहा था कि हम सब एक समान हैं, हम सभी एक हैं। तो मेरा ये जो स्टेटमेंट था, माई भारत बिहार, वो ये दर्शा रहा है कि बिहार भारत से अलग नहीं है, या फिर कोई और राज्य भारत से अलग नहीं, या फिर किसी और राज्य से अलग नहीं है। हम सभी इस देश के वासी हैं। हम कह सकते हैं कि हम बिहार में रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आई एम द सिटीज़न ऑफ इंडिया।
तो ये जो स्टेटमेंट था वो इसी चीज़ को दर्शा रहा था कि मैं भारत की वासी हूँ पर बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसके बाद आपने बाबा साहेब के बारे में कहते हुए बहुत सारी बातें कही कि किस तरह से उन्होंने अपने पेन को पावर में बदला, और जब आप ये कह रही थी और मैं सुन रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि आपने शेम को जो है वो प्राइड में बदल दिया, और वो वही शेम था जो पॉलिटिकल साइंस, आप भी पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हैं, और किस तरह से प्रोडिगल साइंस ने बड़ी धज्जियां उड़ाई थी बिहार की शिक्षा व्यवस्था की, लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हो करके इस तरह से संसद पे रिप्रेजेंट करती हैं, और आज के यूथ को खास करके जो जेन जी, आप भी जेन जी में आती हैं, और जेन जी को सबसे ज़्यादा कैटेगराइज किया जाता है, कई तरह से उनको ट्रोल किया जाता है, इस तरह में पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट होते हुए इस तरह के नेशनल, मतलब जो पॉलिटिकल सबसे बड़ा उसका इंस्टीट्यूशन संसद भवन ही है, उसको रिप्रेजेंट करना आपके लिए कैसा अनुभव था? मेरे लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ख़ास अनुभव था, क्योंकि मैंने जब अपनी पब्लिक स्पीकिंग शुरू की थी, सो आई ड्रीम्ड ऑफ कि मैं कभी जाऊँ, संसद जाऊँ, मेरा बहुत मन था। और मेरे पापा भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, मतलब उनको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, वो न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हैं, तो उनका भी इस चीज़ में मन था। जैसे उन्होंने भी अपना जो ग्रेजुएशन किया है तो उनका भी एक सब्जेक्ट रहा है पॉलिटिकल साइंस, तो ऐसा लगता था कि आई एम फुलफिलिंग द ड्रीम्स ऑफ माई फादर। हम वहाँ गए तो मेरे लिए बहुत ख़ास और बहुत अलग अनुभव था, क्योंकि वहाँ पे जाना और नए संसद में घूमना वो बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस था, जिसको बिल्कुल हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं कि कुछ खुशियों को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उनको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, और डेफिनेटली आपके पापा की ड्रीम जो है वो आपने पूरा किया, और आपके पूरी फैमिली, आपकी मम्मी भी बहुत ही खुश होंगी आपकी इस उपलब्धि पर। अगला सवाल अब आपके पर्सनल और थोड़ा आपके बैकग्राउंड से हो जाएगा अंबिका, और वो ये कि यूथ्स या अभी भी जितने बच्चे यहाँ पढ़ भी रहे हैं, कई बार उनको ये लगता है कि हम बिहार में हैं इसलिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम दिल्ली में रहते या किसी मेट्रो सिटी में रहते तो शायद हम ज़्यादा अपलिफ्ट करते, अगर बिहार में भी हैं तो एटलीस्ट पटना में रहते तो शायद हमारा एजुकेशन लेवल अच्छा होता। लेकिन आप मुजफ्फरपुर में रह करके आप इस लेवल की आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जिस तरह की उपलब्धि और जो पर्सनालिटी आपने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया है जिस तरह से पूरे के पूरे बिहार को, क्या कहना चाहेंगी अपने उम्र के यूथ्स को कि आप जहाँ पर, क्योंकि हमारे जो अभी कुछ दिनों पहले जो टॉपर हैं जिन्होंने 3rd रैंक लाया है, उन्होंने भी कहा कि जो प्लेस है वो वैल्यू नहीं, वो मैटर नहीं करता पढ़ाई के लिए। आपका क्या ओपिनियन? मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि आपके जो पर्सनल व्यूज़ हैं, अगर आप कैपेबल हो कि आप बाहर जा सकते हो, बस इसलिए बिकॉज हियर वॉज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको लगा यहाँ पे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इसलिए आप बाहर जा रहे हो, ऑब्वियसली आप जाइए, आप पढ़िए, लेकिन जब आप पढ़ के कुछ बन जाएं तो आप एक बार इस जगह पर वापस आकर आपसे जो बन पड़ता है वो आप बदलाव करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके जैसे, आपके पास अगर थी अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास अवसर था कि आप यहाँ से बाहर जा सके, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास आपसे ज़्यादा इच्छा हो, आग हो, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप जाते हो बाहर, ठीक है आप जाइए, कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं जा पाते हो तो अपनी पूरी मेहनत आप यहाँ पर करिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप इंटरनेट पे एक्सेस नहीं कर सकते हो, हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है। जैसे मैं भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो मुझे एक बात बोलनी थी बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कि मुझे पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी कारण से मैंने ये सब्जेक्ट लिया था। लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए तो मेरी एक दोस्त है जो DU में पढ़ती है, और उसके अब 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और वो 5th में प्रवेश लेने वाली है, लेकिन हमारे अभी 3rd सेमेस्टर्स के भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर जिस इंसान को वो अथॉरिटी है कि आप शिक्षा व्यवस्था को संभालो, अगर आपके पास वो पावर है कि आप कुछ चेंज कर सकते हो, तो हम पूछते हैं कि क्यों ये बदलाव नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं जैसे आजकल के युवा हैं, हम वहाँ पे जाके बहुत सारे देश भर के युवाओं से मिले, उनका किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के सॉल्यूशन बहुत अलग और यूनिक होता था। हम भी ये चीज़ सोचते हैं कि अगर मेरे हाथ में पावर है, मेरे एक फ़ोन कॉल से हर चीज़ बदल सकता है, अगर हम स्ट्रिक्ट होंगे तो हर एक ऑफिशियल स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो आप वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों बिहार का इस चीज़ पर नाम खराब है? सेशन लेट एक बहुत बड़ा इशू है कि कहीं ना कहीं सेशन लेट होने की वजह से बहुत सारे काबिल बच्चे जो हैं वो कई सारे मौके से जो हैं वो छूट जाते हैं, और इससे जो है आप चाहती हैं कि इसमें सुधार हो। स्कूलिंग के लेवल पर आपका स्कूलिंग बैकग्राउंड जानना चाहेंगे, और ये भी जानना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर की स्कूलिंग में आप क्या सुधार, जिस तरह से आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे बताया, स्कूल का अपना नाम बताइए और ये भी बताइए कि स्कूल लेवल पे क्या चेंज होना चाहिए।
मैंने अपनी स्कूलिंग सेक्रेड हार्ट स्कूल जो कि माली घाट में है वहाँ से की है। तो उस स्कूल से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल सिस्टर्स हुआ करती थी और जो उस समय इंग्लिश के सर थे उन्होंने भी बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाया था। तो उस कारण से एक वो भी कारण है कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें वहाँ पनिशमेंट दी जाती थी इफ़ वी डोंट स्पोक इंग्लिश। अगर हम नहीं बोलते थे तो हमें वहाँ पनिशमेंट मिलती थी, तो एक वो कारण भी है। लेकिन स्कूलिंग व्यवस्था भी अगर देखा जाए तो बिहार में बहुत ज़्यादा खास नहीं है, उसे भी बहुत अच्छे से हम बदल सकते हैं, बहुत अच्छी उसमें बदलाव लाया जा सकता है। अगर हम किसी भी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं ऑब्वियसली, तो हम इसको कंपेयर करना चाहेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे एशिया में ही है, वो चाइना या जापान से। अब वहाँ देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें छोटे क्लासेस से ही वहाँ के लोकल जो बिज़नेस है या फिर वहाँ लोकल जो उगाया जाता है, वहाँ पर जो भी चीज़ फेमस है उनको सिखाया जाता है। जैसे अगर हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर में लीची की खेती की जाती है, तो अगर ये चाइना में होता तो वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि देखो तुम्हारे रीजन में ये होता है, और उन्हें ले जाया जाता है या फिर फैक्ट्री ले जाया जाता है। तो मतलब बचपन से ही उनके मन में डाल दिया जाता है कि आपको ये करना है और आपको बेरोज़गार नहीं बैठना है, आप फ्री नहीं बैठ सकते हो। तो वैसा सेम व्यवस्था भारत में क्यों नहीं लाया जा सकता? हम सिर्फ बिहार का बात नहीं कर रहे हैं, वैसे सेम भारत में क्यों नहीं लाया जा सकता है? बहुत ही अच्छी आइडियाज़ हैं और बहुत अच्छे विजन्स हैं आपके। तो इसी के साथ आप ये भी बता दीजिए कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है या फिर आपका करियर प्लान क्या है? मेरा करियर प्लान यही है कि अभी मैं जो पढ़ रही हूँ उसे अच्छे से पढूँ और फिर सिविल सर्विसेज के लिए अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि मेरा मेन एम है कि मैं समाज की सेवा करूँ और वो जिस भी तरीके से हो सके। तो मुझे सबसे पहला अपीलिंग ऑप्शन यही लगता है कि वो सिविल सर्विसेज ही है। सिविल सर्विसेज है और सचमुच में मतलब आप उसकी काबिलियत रखती हैं, लेकिन आप संसद भवन तक पहुंच गई हैं, राजनीति विज्ञान की छात्रा हैं, तो क्या राजनीति में सक्रिय होने का कोई इरादा है? फ़िलहाल तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि होना ही है, क्योंकि मेरा अगर मौका मिल गया किसी पार्टी के तरफ? अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छा मौका मिला तो देखा जा सकता है, लेकिन सबसे पहले मैं पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ मैं। क्योंकि जब से मैथिली ठाकुर जो सबसे युवा जो हैं उनको जब से मौका मिला है, तो हम कह सकते हैं कि जो यंग पॉलिटिशियंस हैं उनकी डिमांड जो है वो अब भारत देश में है, और ऐसे में कोई नहीं जानता कि किसको कब मौका मिल जाए। तो उस मौके के लिए अंबिका शराफ पूरी तरह से तैयार। जी, मैं तैयार तो हूँ, और मैं तो ऐसा कहना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स में यंग लोगों को आना ही चाहिए, क्योंकि उनका सोचना और लोगों के साथ कनेक्ट करना वो बिल्कुल अलग होता है। वो ज़्यादातर लोगों से बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं वहाँ भी मिली, कोई बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, कोई भी जवान, उससे तुरंत कनेक्ट हो जाता है, तुरंत उनकी परेशानियां समझ जाता है। मतलब उनके अंदर वो कैपेसिटी होती है कि वो किसी को भी समझ सके, और ये भी कैपेसिटी होती है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे खोजना है। तो युवाओं को ऑब्वियसली आना चाहिए पॉलिटिक्स में। अब कॉन्क्लूड करेंगे धीरे धीरे अंबिका, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर अभी हमारी इस रिकॉर्डिंग को पूरे देश भर में, दुनिया भर में अगर लोग देखें, तो बिहार की एक वो कौन सी सबसे खूबसूरत बात है बिहार की या मुजफ्फरपुर की जो आप चाहेंगी कि दुनिया भर के लोग जानें? सबसे पहला तो ये कि भले ही मेरे बिहार का नाम खराब हो, कि हम पिछड़े हैं, जैसे भी हैं, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक समय आएगा जब हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंसानियत। जो इंसानियत बिहार के लोगों में है वो कहीं और नहीं है, ये बोलना पड़ेगा। यहाँ के लोग अगर खुद भी मुश्किल में हो, फिर भी वो सामने वाले की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुछ भी हो जाए वो हमेशा खड़े रहते हैं दूसरे की मदद करने के लिए। और ये इंसानियत, वो कुछ भी प्राप्त कर ले, ये इंसानियत कभी ख़त्म नहीं होता उनके अंदर से। तो सबसे सुंदर बात बिहार की ये है। और दूसरी, बिहार की संस्कृति इतनी रिच है, बहुत सुंदर, जो ऑब्वियसली भारत में भी, भारत के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सुंदर संस्कृति, पर हमारे बिहार की संस्कृति भी बहुत सुंदर है, जो यहाँ के लोग बहुत अच्छे से आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है कि अगर बिहार में ऐड ऑन हो जाए या फिर उसको अलग कर दिया जाए तो बिहार जो है वो अपलिफ्ट हो जाएगा, वो भी बड़े शहरों में जो नामी गिरामी शहर हैं उनके जैसे उनका नाम? जी, सबसे पहली शुरुआत अगर डेवलपमेंट करना भी है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, हम हर जगह एलिवेटर लगवा दें, हम रोड्स बनवा दें, हाईवेज़ बनवा दें, एयरपोर्ट्स बनवा दें, अनटिल द सिटीजन्स आर एजुकेटेड एंड अवेयर देयर, इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है एजुकेशन। आप कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसी व्यवस्था निकालिए कि हर एक बच्चे को एजुकेशन प्राप्त हो, क्योंकि ये सोच है यहाँ बिहार में कि पढ़ के क्या होगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं,
कि पढ़ के क्या होगा, पढ़ के क्या करना है, पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। क्यों ऐसा सोच है? आप उस सोच को बदलने की कोशिश करिए ना। जैसे केरला, वो भी हमारे भारत में ही है। वो हमारे भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे हर एक लोग लिटरेट हैं, 0% इलिटरेट है वहाँ पर। तो ऐसा क्या हुआ वहाँ? उनकी सोच को, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर गरीब नहीं थे, वहाँ तो कुछ तो ऐसा बताया गया होगा ना कि नहीं, एजुकेशन से ये हो सकता है, तो वो मैसेज सबको पहुँचाया जाए। और जो स्कीम्स है हमारी एजुकेशन वाली, या फिर जो भी बदलाव ज़रूरी है, तो सबसे पहला स्टेप तो हमको यही लगता है कि एजुकेशन हर एक ग्रास रूट लेवल पर पहुँचना चाहिए, क्योंकि जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, डेवलपमेंट किसी काम का नहीं है। जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक जो है वो कोई भी तरह का डेवलपमेंट हो जाए तो वो किसी काम का नहीं है, ये कहना है अंबिका शराफ का। आपके एज यानी जेन जी के लिए अगर कोई एक मैसेज हो तो वो क्या देना चाहें? जनजी के लिए मेरा यही एक मैसेज है कि आप जा रहे हैं, बिल्कुल सही जाएं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम का बहुत यूनिक सॉल्यूशन होता है और बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है, पर एक चीज़ जो हमें कभी कभी रोक लेती है वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। वो कभी कभी ऐसा होता है कि हम असली दुनिया छोड़ करके उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि असली चीज़ को हम भूल जाते हैं। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं, हम ये भी बोलना चाहेंगे कि हम ये जो अचीव किए हैं, दैट इज़ नॉट माई फाइनल सक्सेस, आई शुड नॉट गेट दिस ऑन टू माई हेड। तो बस ये बोलना चाहूँगी, अगर अचीवमेंट मिल रहा है तो उसको आप लो, मनाओ, खुश हो, लेकिन जो आपका फाइनल एम है कि मुझे ये करना है, उस पर अड़े रहो, उस पर टिके रहो। और फिर जब वहाँ तक आप पहुँचोगे, फिर आप असली खुश हो कि हाँ, कि मुझे सक्सेस मिल ही गया। और जो ये कमज़ोरी है फ़ोन हमारे हाथ में, उसको, उस डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा दूर करके असलियत में जीना सीखो। तो वो जो डेलुलू है उससे बच करके रहना चाहिए जेनजी को, ये कहना है जेनजी अंबिका शराफ का। तो अंबिका, आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ साझा की और बताया अपने बारे में, किस तरह से आपने यहाँ से ही पढ़ाई की और कितने मतलब बहुत विजनरी हैं आप अपनी छोटी सी उम्र में। और इसका श्रेय भी आप जिस तरह से अपने परिवार और गुरुओं को दे रही हैं, अपने स्कूलिंग को दे रही हैं। और आपकी पर्सनैलिटी ये प्रूव करती है कि यहाँ पर रह कर के भी अगर हम कोशिश करें, अपने अंदर इच्छा रखें, तो यहाँ के बच्चे भी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इन तमाम बातचीत को हमारे साथ साझा करने के लिए अंबिका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आमंत्रित करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थी अंबिका शराफ और इनकी बातें आपने सुनी। तो जितने भी सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन स्पेशली जेनजी को जो इन्होंने मैसेज दिया है, अगर हम मिलेनियल्स अगर आपको सजेशन देंगे तो आपको लगेगा कि शायद हम कुछ हिपोक्रेसी बता रहे हैं, लेकिन जेनजी ही आपको मैसेज दे रहे हैं, तो उस मैसेज को आप फॉलो कीजिए। इंटरनेट से कोई दूरी बनाने की बात नहीं है, हाँ, लेकिन जो इंटरनेट और मोबाइल का डिल्यूशन है उससे बच करके एक रियल लाइफ में जीना जो है वो आपको, शायद जिस तरह से अंबिका शराफ ने आज पूरे बिहार राज्य को सम्मानित किया है, एक तरह से सबका मान बढ़ाया है, आप सब भी मान बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहीं पर देते हैं विराम। आप अपने लाइक और कमेंट्स ज़रूर बताते रहिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।